मतलब हो जाती हैं चीज़ें, इवेंचुअली सिलेक्शन हो जाता है। बहुत बार हमें बहुत दूर लगता है कि कभी होगा ही नहीं, कभी कभी नहीं निकलने वाले यहाँ से। तो वैसा सोचना बिल्कुल नहीं है, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखना है। प्रीलिम्स के टेस्ट देते हैं, बहुत बार हमारे मार्क्स नहीं आते तो हमें लगता है यार नहीं होगा, इस साल नहीं होगा, इस साल छोड़ देती हूँ, अगले साल देती हूँ, अगले साल दूँगा, है ना? तो वो सब नहीं करना है और जो लोग नहीं भी पढ़ रहे थे अब तक, अभी भी टाइम है ना? सबके लिए टाइम है। मतलब 2 महीने आपको प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है स्पेसिफिकली चाहिए आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस। बट अभी आप जिस स्टेज के अंदर हो, अगर मैं अभी सजेस्ट करूँगी कि प्रीलिम्स के लिए क्या करो, कि पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, सिली मिस्टेक्स का यहाँ पे इतना कॉम्पिटिशन है, कोई स्कोप नहीं है, सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो आपको बोलेंगे कि 90 से कम अटेम्प्ट करने के बाद तो भाई कभी क्लियर नहीं कर सकते। मैंने हर बार क्लियर किया, मैंने कभी 80 से ऊपर अटेम्प्ट नहीं किए। ठीक, इस एग्जाम में ना मतलब आपका खुद का जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो प्रीवियस क्वेश्चन से ही आता है। तो मार्क्स से ज़्यादा वो एनालाइज करो कि यार ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत बार आ रखा है, मैं इसको फिर भी गलत कर रहा हूँ अभी भी, है ना? वो चीज़ आप करो। आई थिंक कि जैसे आप पूछो कि इस साल क्या अलग किया, एंड आई सेड दिस टू अंकित सर ऑल्सो। तो मेरा मेजर फोकस था कि इस बार मैं अपने नोट्स बना लूँ, हर टॉपिक के नोट्स बना लूँ। जो मेरे थोड़े से स्कैटर हो रखे थे ना, 2 3 4 अटेम्प्ट्स के बाद में ऐसा ही होता है कि आपके बहुत सारे नोट्स हो जाते हैं। तो कोशिश यही थी कि उनसे मैं अपनी नोट्स एकदम क्रिस्प तरीके से बना लूँ, जो मुझे पता है कि यार इस टॉपिक पे यही लगेगा। एंड उसके बाद में आई यूज्ड टू राइट आंसर्स एंड गेट देम चेक्ड। तो अंकित सर से फिर मैंने काफ़ी अपने आंसर्स वगैरह चेक करवाए। So we have Priyanka with us. Let's welcome her. Good afternoon. Good afternoon. Aye, please. Congratulations, Priyanka. We are Thank very you, happy sir. that you're here to share your experience with our students. ये लीजिए. I'll give you the mic already. थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। कैसी चल रही है तैयारी? हाँ। मार्च आ गया है, होप कि अच्छी चल रही होगी। और जो लोग मतलब अब तक पढ़ रहे थे, कंसिस्टेंट हैं, उनको मैं बोलूँगी कि अभी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, है ना? बहुत बार इस टाइम तक क्या होता है कि हमें अचानक से ओवरवेल्म हो जाते हैं, हमके सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हमसे होगा नहीं, हम नहीं कर पाएँगे। प्रीलिम्स के टेस्ट देते हैं, बहुत बार हमारे मार्क्स नहीं आते तो हमें लगता है यार नहीं होगा, इस साल नहीं होगा, इस साल छोड़ देती हूँ, अगले साल देती हूँ, अगले साल दूँगा, है ना? तो वो सब नहीं करना है और जो लोग नहीं भी पढ़ रहे थे अब तक, अभी भी टाइम है ना? सबके लिए टाइम है। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे ख्याल से सबका है ना? बेस्ट अटेम्प्ट होता है, बेस्ट अटेम्प्ट होता है। बहुत अच्छे से आप देना सब लोग, सबकी तैयारी एकदम, वो बिलीफ की ज़रूरत है इस एग्ज़ाम में ना, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। एंड इस साल मुझे लगता है वन ऑफ द बेनिफिट दैट यू गाइज़ हैव इज़ के बहुत सारे लोग जो इस बार सेलेक्ट हुए हैं, ज़्यादातर अपीयर नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ द लिमिटेशन जो कि अटेम्प्ट पे आ गया है। तो बहुत सारे लोग सॉर्ट ऑफ लाइक फ्रेश लोग हैं, है ना? तो आप लोग को भी एकदम पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ जाना है। अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। मतलब कुछ छोड़ना-वोड़ना नहीं है, सिलेबस हो गया होगा, अपनी प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाओ, टेस्ट वगैरह दो। एंड आई थिंक लाइक सेल्फ बिलीफ इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई एम श्योर कि मतलब यू विल पास दिस एग्ज़ाम विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है? और कुछ क्वेश्चंस हों तो मैं ले लूँगी, क्योंकि आई थिंक अगर स्ट्रैटेजी बताऊँगी तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो तो आई कैन टेक देम। अगर आपके कुछ सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, जैसे मुझे नहीं लगता कि पूरे सब्जेक्ट ही बचे होंगे, उस सब्जेक्ट में कुछ-कुछ टॉपिक्स बचे होंगे, तो ना आपको एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप एनालाइज़ करिए। अब जैसे इंडियन ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी का मेजर पोर्शन आता है ना? प्रीलिम्स के अंदर वो मेजर पोर्शन है, जीएस-1 में भी वो एक मेजर पोर्शन है, जब आप मेंस भी लिखेंगे, तो वो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिडीवल का चेक करेंगे, तो मिडीवल मोर और लेस ऐसा है कि नहीं हिलती है किसी से भी। ये मेरा 5th अटेम्प्ट था, मुझे भी नहीं आते थे इस बार प्रीलिम्स में मिडीवल के, है ना? क्योंकि वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। कुछ टर्म पूछी होती है, जो कि आपको नहीं आती है। तो उसमें मतलब देन यू हैव टू एनालाइज कि कॉस्ट बेनिफिट जो रेशियो है वो किस में अच्छा रहेगा, ठीक है? तो इंडियन ज्योग्राफी आई थिंक उसमें टाइम लगाना वुड बी अ बेटर ऑप्शन। तो अगर आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो उसमें से प्रीवियस क्वेश्चन सर्च कर लीजिए कि इससे कितने क्वेश्चन आए थे, इससे कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है? इसका एनालिसिस वैसे तो आपको बाहर भी मिलेगा, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी करते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप खुद से करें, है ना? खुद से प्रीवियस क्वेश्चन खोजें, उसको देखें कि इस साल कितने क्वेश्चन आए, इस साल कितने आए। तो उसमें से फिर जो आपके बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करें, है ना? आर्ट एंड कल्चर भी मुझे लगता है आता है, बट मेंस में मेरे ख्याल से ज़्यादा आता है। इसके अंदर जैसे आर्ट एंड कल्चर मिडीवल थोड़ा कम आता है, बट बेसिक बेसिक करके जाइए। मतलब आपको मिडीवल की क्या होती है, टाइमलाइन पता होनी चाहिए कि मतलब ऐसा ना हो कि आप एलिमिनेशन भी ना लगा पाएँ। तो थोड़ी-सी टाइमलाइन वगैरह पता हो, ये सब चीज़ें पता हो। दिस इज़ इन द केस कि आपको ज्योग्राफी के ऊपर चूज़ करना है ना, अदरवाइज़ यू शुड ट्राई कि मेरे सारे सब्जेक्ट्स हो जाए। बेसिक बेसिक तो मतलब उसके बाद में ही अटेम्प्ट मतलब हो, है ना? बट अदरवाइज़ प्रायोरिटाइज़ेशन तो ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली वी नो कि यूपीएससी का बहुत ही वास्ट सिलेबस है, तो वो कभी ख़त्म तो होता नहीं है।
बट मतलब कोशिश करें कि जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको पहले करें एंड फिर बाद में थोड़े कम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। जैसे मैं अपनी जर्नी बताऊँ तो आई वाज़ वर्किंग तभी मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया था उसके जस्ट बाद में, तब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था एंड देन आई रियलाइज़्ड कि ये एग्ज़ाम ऐसा है कि जॉब छोड़कर ही देना पड़ेगा थोड़ा टाइम लगा के। उसके बाद से कंटिन्यूअसली आई हैव गिवन इंटरव्यूज़, ये मेरा चौथा इंटरव्यू था एंड हमेशा मतलब दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा नहीं होता है। उस टाइम पे मैं जब अपना दे रही थी व्हिच वाज़ लाइक एक्चुअली माय सेकंड अटेम्प्ट, मैं तैयारी का 1 ही साल हुआ था। तो मुझे भी लगा था कि यार कहाँ चांस होता है, बट आई रीच्ड द इंटरव्यू और मेरे इंटरव्यू में भी ठीक था। उस साल आई मिस्ड बाय 13-14 ऐसे कुछ मार्क्स से, ठीक है? एंड सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स में ऐसा हुआ कि थोड़े-थोड़े मार्क्स से ही रह रहा था। एंड आई थिंक कि जैसे आप पूछ रहे हो कि इस साल क्या अलग किया, एंड आई सेड दिस टू अंकित सर आल्सो कि ऐसा नहीं होता है कि आप किसी एक अटेम्प्ट में ना कुछ बहुत अलग कर देते हो। इट्स अ क्यूमुलेटिव एफर्ट। इस साल जो मेरा मेजर था दैट वाज़ कि मेरी क्योंकि तैयारी पहले से हो रखी थी, तो मेरा मेजर फोकस था कि इस बार मैं अपने नोट्स बना लूँ। हर टॉपिक के नोट्स बना लूँ। जो मेरे थोड़े से स्कैटर हो रखे थे ना 2 3-4 अटेम्प्ट्स के बाद में ऐसा ही होता है कि आपके बहुत सारे नोट्स हो जाते हैं। तो कोशिश यही थी कि उनसे मैं अपने नोट्स एकदम क्रिस्प तरीके से बना लूँ, जो मुझे पता है कि यार इस टॉपिक पे यही लगेगा। एंड उसके बाद में आई यूज्ड टू राइट आंसर्स एंड गेट देम चेक्ड। तो अंकित सर से फिर मैंने काफ़ी अपने आंसर्स वगैरह चेक करवाए, तो माय मेजर फोकस वाज़, तो इसीलिए ये सब चीज़ें आपको पहले करनी चाहिए। जैसे अभी भी आप कर रहे हैं और जब आप अपना प्रीलिम्स मेंस के बीच में होंगे कि अपने नोट्स बनाएँ, आंसर्स लिखें, उनको चेक करवाया। तो आई थिंक फिर वैल्यू एडिशन वगैरह करके एंड आई थिंक मेजरली आई थिंक लक, फॉर्च्यून के इस बार आई गॉट थ्रू। बिफोर एग्ज़ाम ना, उसकी भी मतलब 2 महीने आपको प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है स्पेसिफिकली चाहिए आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस। उससे पहले मुझे लगता है मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अभी आई एम एक्चुअली अ फर्म बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि मतलब प्रीलिम्स आपका तब होता है जब आपका मेन स्ट्रांग होता है। क्योंकि मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ है कि जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं अपना फर्स्ट इंटरव्यू जो दे रही थी, तो मैंने अपना इंटरव्यू दिया। मेरा इंटरव्यू लास्ट के 10 डेज़ में था। उसके 10 दिन बाद में रिज़ल्ट आ गया और उसके हफ्ते भर मतलब मंडे को रिज़ल्ट आया, इसी संडे को प्रीलिम्स है, ठीक है? ऐसे आता था पहले, बहुत ही लेट आता था। और उस टाइम पे फिर मैं अपना स्टैटिक रिवाइज़ करके चली गई और मुझे भी यही था कि पता नहीं क्लियर होगा, नहीं होगा। बट वो हो गया एंड अगले साल भी ऐसा ही हुआ, ट्यूसडे को रिज़ल्ट आया एंड संडे को प्रीलिम्स था, ठीक है? 2 बार मैंने 4 दिन की और 5 दिन की तैयारी पे प्रीलिम्स दिया है। बट आई थिंक दिस हैपेंड नॉट बिकॉज़ कि ऐसे हो जाता है प्रीलिम्स या व्हाटएवर। आई थिंक इससे 2 मेजर लर्निंग्स है। फर्स्टली स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं 4-5 दिन में कवर कर पाती थी बिकॉज़ मैं पूरे साल से भी पढ़ ही रही थी। सेकेंडली मुझे लगता है प्रीलिम्स आपका तब होता है जब आपका ना मेंस ओरिएंटेड माइंडसेट होता है। जब आप मेंस का प्रिपेयर करते हो तो आपका एक बहुत ही वास्ट सिलेबस कवर हो जाता है एंड आपकी ना एक क्रिटिकल थिंकिंग बोलूँगी मैं उसको, वो डेवलप हो जाती है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है। एंड अभी प्रीलिम्स के अंदर वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बट अभी आप जिस स्टेज के अंदर हो, अगर मैं अभी सजेस्ट करूँगी कि प्रीलिम्स के लिए क्या करो, तो 2 ढाई महीने हैं, है ना? इसके लिए इसके अंदर अब आप वही सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज़ करो। उसमें अब आपको पता लगेगा कि पॉलिटी इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी इम्पोर्टेंट है, ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद के अंदर कौन-सी चीज़ें और थोड़ी कम इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी भी इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री भी मुझे लगता है काफ़ी आती है ना? तो ये सब चीज़ें आप देख लो कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ किया। आई यूज्ड टू डू जैसे स्टार्टिंग के 15-20 दिन आई वुड डू सब्जेक्ट वाइज़ पेपर्स, ठीक है? मैंने इकोनॉमी रिवाइज़ कर ली, इकोनॉमी के क्वेश्चन पेपर्स उठाए, इकोनॉमी के क्वेश्चन पेपर्स कंप्लीट कर लिया। किसी भी इंस्टीट्यूट के आप उठा सकते हो और मुझे लगता है कि अलग-अलग के उठाने चाहिए सो दैट यू हैव अ वैरायटी ऑफ सॉर्ट। उसके बाद में आप का सिलेबस ये हो गया, फिर 2-3 और छोटे-छोटे सब्जेक्ट्स हैं, उनका उठाने की ज़रूरत नहीं है सब्जेक्ट वाइज़, जैसे आर्ट एंड कल्चर, मेडिएवल, क्योंकि वो आपको बहुत मतलब मुझे लगता है बहुत नेगेटिव फीलिंग दे देते हैं क्योंकि आपको आता तो है नहीं उससे एंड यू आर लाइक कि अल्ले मेरे को तो अब आता नहीं है, मैं नहीं अटेम्प्ट करूँगी इस बार का पेपर, ठीक है? तो मतलब यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ कि मतलब ठीक है, मैंने पेपर एनालाइज़ किया है, इतने ही क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट के, इतना डीप में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो वो करने के बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाओ, है ना? सॉरी फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स पे आ जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज़ किए, उसके बेसिस पे सब्जेक्ट्स चूज़ किए, सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ किया, सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट दिए और उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। फिर रिवीजन, फुल लेंथ टेस्ट, रिवीजन, फुल लेंथ टेस्ट एंड उसके अंदर फिर आपको मतलब एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। आप स्टैटिक में गलती करते हो, आप करंट अफेयर्स में गलती करते हो, आपको आते हुए गलत करते हो, है ना? वो तो मत करना प्लीज़। मतलब अगर सिली मिस्टेक्स का यहाँ पे इतना कॉम्पिटिशन है, कोई स्कोप नहीं है। सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, तो वो तभी होता है जब आप पेपर बहुत मतलब काफ़ी पेपर्स लगा लेते हो। ओएमआर भरने की भी प्रैक्टिस करना, जिन लोग को ऐसा लगता है कि ओएमआर हम भरते हुए गलती करते हैं।
तो ये सारी चीज़ें आई थिंक इम्पोर्टेंट है और फिर आप खुद देख सकते हो कि यार मेरा इकोनॉमी तो मैं अच्छा कर लेता हूँ, है ना? तो इकोनॉमी के फिर ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है? अगर आपको लग रहा है पॉलिटी ऐसा है कि लक्ष्मीकांत मुझे याद है बट मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ एंड में कि यार ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यही था या नहीं था, तो इकोनॉमी के 1-2 सब्जेक्ट मेरे पास और उठा लिए और उसी को फिर से और कर लिया कि ठीक है यार, जब तक मतलब मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो जाती ना तब तक मैं वो सब्जेक्ट को मतलब लगी हुई हूँ उस पे, ठीक है? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो ऐसे करके मुझे लगता है कि प्रीलिम्स ठीक रहेगा। करंट अफेयर्स को लेके मतलब अगर मैं बोलूँ प्रीलिम्स से तो मतलब आई यूज्ड टू पर्सनली डू मंथली मैगज़ीन्स ताकि एंड तक मैं मतलब वेट नहीं करती थी किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैगज़ीन का, क्योंकि वो मुझे लगता है एंड में इतना सिंक इन नहीं हो पाता है आपको कंप्लीटली कि आप उसको एग्ज़ाम में मतलब याद कर पाओ, है ना? 1-2 महीने में इतनी सारी नॉलेज याद नहीं हो पाती है। तो जो भी आपने अब तक करंट अफेयर्स पढ़े हैं ना, उनको रिवाइज़ करना आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा मेरे ख़्याल से, एज़ अपोज़्ड टू एक कंप्लीटली नई मैगज़ीन उठा लेना, उसको पढ़ के रटना, ठीक है? मतलब दैट वाज़ माय स्ट्रैटेजी, आई नेवर डिड पीटी। कभी भी नहीं की मैंने, हमेशा वैसे मेरे पास टाइम भी थोड़ा कम था, जैसे मैंने बताया 2 साल, बट इस साल भी मेरे पास टाइम था एंड फर्स्ट टाइम भी मेरे पास टाइम था, तो मैं अपनी मंथली मैगज़ीन्स ही रिवाइज़ करती थी। Did you approach the paper in examination hall? व्हाट इज़ दी? How did you approach the paper in examination hall? Both GS and CSAT. सीसैट मेरे को लगता है कि इतना ज़्यादा मैं मैथ्स बैकग्राउंड की हूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा सीसैट का मैं इतना नहीं बता पाऊँगी, मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं की। जीएस को लेके अप्रोच मेरी यही रहती थी कि मैं स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करती थी, ऐसा कुछ नहीं था कि और वो मुझे नहीं आता तो मैं 20 पे चली जाऊँ, मैं ऐसा नहीं करती थी। मुझे पता था मतलब आई यूज्ड टू गो विद दैट माइंडसेट कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आएँगे, है ना? एंड मैं अटेम्प्ट भी नहीं करती थी। अब यही स्ट्रैटेजी है जो आपको अपने फुल लेंथ टेस्ट जब लगाओगे उससे करनी है, कि मैं कितने क्वेश्चंस करती हूँ जिसके बाद में मेरे इतने सही हो जाते हैं, ठीक है? मतलब बहुत सारे लोग हैं जो आपको बोलेंगे कि 90 से कम अटेम्प्ट करने के बाद तो भाई कभी क्लियर नहीं कर सकते। मैंने हर बार क्लियर किया है, मैंने कभी 80 से ऊपर अटेम्प्ट नहीं किए, ठीक है? क्योंकि मैं रैंडम तुक्के नहीं मारती हूँ। मैं श्योर हूँ कि मेरे को मतलब वही करना है टिक जिसके बारे में मैं कुछ जानती हूँ, ठीक है? मतलब एलिमिनेशन वगैरह लगा के, बट जैसे मैं बता रही हूँ मिडीवल के क्वेश्चन्स, ठीक है? अब मुझे पता है ये रैंडम, ये कोई टर्म है, रैंडम तो नहीं मतलब कोई टर्म है, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है? उसके चारों आंसर्स मुझे इक्वली प्रोबेबल लग रहे हैं, ठीक है? मैं उसको सिंपली इसके लिए मार्क नहीं करके आऊँगी कि मेरे बहुत सारे क्वेश्चन्स बचे हुए हैं, मेरे तो 20 क्वेश्चन्स बचे हैं जो अब तक मार्क नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है। आई वुड नॉट मार्क दैट क्वेश्चन्स, मैं उसको क्रॉस ही कर देती थी कि मैं उस पे वापस भी ना आऊँ, है ना? और ऐसे करके और भी जो क्वेश्चन्स थे, जैसे कि बहुत बार यू विल फाइंड ज्योग्राफी के क्वेश्चन्स कि ये वाटरफॉल कहाँ है, किसमें है? आपको नहीं आइडिया लग रहा है, आई वुड तो क्रॉस दैट, ठीक है? तो ऐसे मतलब 15 तो क्वेश्चन्स हो ही जाते थे जिसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होता था। तो 15 ऐसे क्रॉस हो गए, तो मेरे जनरली 75 टू 80 ही मैं अटेम्प्ट कर पाती थी। मैं रैंडम वो वाली चीज़ पे नहीं हूँ कि मैं 100 मारूँगी, उसमें से शायद कोई ठीक हो जाएगा, मुझे लगता है नेगेटिव वगैरह हो जाता है। एंड दिस वाज़ माय अप्रोच बिकॉज़ आई मतलब ट्राइड माय जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं एंड उसके बेसिस पे आई रियलाइज़्ड कि मैं रैंडम मार रही हूँ, वो गलत ही हो रहा है, ठीक है? तो एलिमिनेशन वगैरह लगाने की ज़रूरत है, बट ये जो कंप्लीटली फैक्चुअल वाले हैं, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो एज़ यू सेड, तो मैं मान के चलती थी कि 20-25 से क्वेश्चंस मुझे नहीं आते होंगे, ठीक है? मतलब 20-25 के उससे ज़्यादा नहीं आते होंगे। तो मैं डिसहार्टेन नहीं होती थी, आई वुड स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, क्योंकि मैंने अपना टाइमिंग उसी हिसाब से सेट कर रखा था कि मैं फर्स्ट से स्टार्ट कर रही हूँ, 50 तक पहुँचने में मेरे को इतना टाइम होना चाहिए, 50 से 100 इतना टाइम होना चाहिए। क्योंकि फिर आप 20 तक स्किप कर जाते हो, तो वो आपको फिर टाइम मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। यू नीड टू रिमेंबर कि अब आप 20 से 50 आए हो, आपके 30 क्वेश्चंस ही में और वो कितने टाइम में हो जाने चाहिए थे, ठीक है? तो वो एनालिसिस आप करके चलना। तो मैं आई वुड स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, फर्स्ट में मैं वही करती थी। ये चीज़ मुझे नहीं पता किस बट आई आई यूज्ड टू डू इट कि मैं वो क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम में मार्क करती थी, नॉट जिसका मैं श्योर हूँ, बट ऑल्सो जिनका मैं श्योर हूँ कि मैं इसका यही मार्क करूँगी। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि हम मतलब ए और बी हैं, ठीक है? अब मुझे लग रहा है कि मेरे को बी मार्क करना टाइप है, मैं उसका श्योर नहीं हूँ, बट मैं आई वुड स्टिल मार्क बी, बिकॉज़ मैं श्योर हूँ कि मैं इसी को मार्क करूँगी, आगे आकर भी, सो दैट आई डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट। अगर मैं 2 क्वेश्चंस में कंप्लीटली 50-50 हूँ, मैं बस उसी को सेकंड आइटरेशन के लिए छोड़ूँगी, ठीक है? 2 आइटरेशंस ही मेरी रहती थी, तो फर्स्ट आइटरेशन में आई वुड मार्क ऑल द क्वेश्चंस जिसके बारे में मुझे लगता है कि यार मैं इसी को करने वाली हूँ, एंड आई वुड कंप्लीट द एग्ज़ाम, आई वुड कम बैक एंड देन सर्कल, फिर इसी में मैं क्रॉस भी करती जाऊँगी ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई डू नॉट वांट टू अटेम्प्ट। नॉट एट ऑल, मतलब बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करूँगी मैं। एंड मैं गोला मारती जाऊँगी उन क्वेश्चंस को जिनका मेरे को है कि 50-50 चल रहा है, ठीक है? या 1/3 चल रहा है, बस मुझे उस पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, और ये आपको लगता है ना कभी-कभी कि चीज़ याद नहीं आ रही है, हो सकता है कि मैं वापस आऊँगी तो मुझे याद आ जाएगी। तो मैं ऐसे करके उनको गोला मार के चलती थी एंड आई वुड कम बैक, आई वुड अटेम्प्ट दोज़ क्वेश्चंस जो मुझे लगते थे कि क्या-क्या हैं, जनरली मतलब अंदाज़ा लग जाता है कि आपने कितना अटेम्प्ट किया होगा अब तक, है ना? तो मेरा जैसे मैंने बताया 78-79 वुड बी माय मतलब जनरली
द पॉइंट जहाँ पे मैं अटेम्प्ट करती थी, एंड आई वुड ऑलवेज स्कोर 90. दिस अप्रोच हैज़ अ, क्या बोलूँ मैं, नेगेटिव इफेक्ट कि मैं कभी फॉरेस्ट क्लियर नहीं कर पाई प्रीलिम्स. तो आप उतना हाई स्कोर नहीं कर पाते, 120 टाइप पे अगर आप चाहते हो उसके लिए, फिर आपको एक्सट्रीमली हाई एक्यूरेसी चाहिए. तो बट आई वाज एबल टू क्लियर सीएसई एटलीस्ट. हम मैपिंग के लिए आप क्या करते हैं, मतलब कौन सा सोर्स कहाँ से मैपिंग ना, मैपिंग में ज़्यादातर तो आई थिंक एनसीईआरटी से ही करा है मैंने, है ना. और मैं आई वुड ट्राई कि मैं खुद के मैप्स बनाऊँ. तो मैं खाली मैप्स ले आती थी, पॉलिटिकल एंड फिजिकल ले आऊँगी मैं, एंड रिवर्स वगैरह है तो मैं खुद के हाथ से बनाऊंगी. तो आप खुद के हाथ से बनाते हो तो आपको पता होता है कि ये 5 स्टेट से जा रही है या 4 स्टेट से जा रही है ना. आप एक्चुअली उसको चेक भी करते हो कि ये कहाँ से जा रही है, या इसकी ट्रिब्यूटरीज मैं खुद से बनाऊंगी. तो आई हैड वन फिजिकल मैप जिसके अंदर मैंने पूरा गंगा बेसिन बना रखा है, ठीक है. वन मैप जिसमें ब्रह्मपुत्र बेसिन बना रखा है पूरा, एंड नीचे वाले आपने बना रखा है. तो उसमें आप ट्रिब्यूटरीज वगैरह भी बनाते जाओगे ना. तो ऐसे क्योंकि मैंने खुद के हाथ से बनाया था, आई वुड डू दिस जनरली लंच के बाद में, बिकॉज आई यूज टू लाइक मैपिंग. तो थोड़ी नींद भी उड़ जाती है, थोड़े कलर पेंसिल्स मैं रखती थी अपने पास में. तो आई वुड ड्रॉ ऑन माई मैप एंड मेक सम मैप्स सो एज टू रिमेंबर कि ठीक है ऐसा है. तो एनसीईआरटी से ही, बट आई वुड पिक दोज. एंड अगेन इसमें आप प्रीवियस क्वेश्चंस पे जाओ. रिवर सिस्टम से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, और मतलब वर्ल्ड मैपिंग ज़्यादा आ रही है, क्या चीज़ ज़्यादा आ रही है. आई थिंक रिवर्स ज़्यादा आते हैं. अब वाटरफॉल्स भी आते हैं बट थोड़े थोड़े आते हैं, पासिस भी आते हैं. तो मेजर पासिस कर लिए, ठीक है. उसके लिए आप एटलस खोल सकते हो और पासिस वाले पे जा सकते हो. एंड देन आई, बट उस पे मार्क करने की जगह फॉर रिविजन आई यूज टू मेक माई ओन मैप्स. जैसे मैंने बोला, फिजिकल वाले मैप पे मैं पासिस मार्क कर दूंगी सारे, कि ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, नाथुला यहाँ पे, है ना, ऐसे ऐसे करके. सो दैट व्हेन आई एम गोइंग थ्रू ना, तो आपको ज़्यादा याद रहता है. इट टेक्स लाइक हार्डली 15 मिनट्स अ डे. आपकी थोड़ी नींद भी उड़ जाती है थोड़ा ऐसे करके, एंड देन योर मैप्स आर प्रिपेयर्ड. एंड टाइम पे रिविजन में बहुत काम आता है. सबसे पहले टेस्ट के मार्क्स तो मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा, मतलब वेरी करते हैं, ठीक है. मतलब वो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग पे है. बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके टेस्ट बहुत फैक्चुअल होते हैं, ठीक है. वो मतलब डिफिकल्ट लेवल पे होते हैं. बहुत सारे होते हैं जो इजी लेवल पे हैं. तो इट इज़ फॉर यू टू अंडरस्टैंड. मतलब ऑब्वियसली एक जो अच्छी मार्जिन रहेगी टेस्ट की वुड बी आप 90 क्रॉस करें, बिकॉज दैट इज द नॉर्मल कट ऑफ जो आप यूपीएससी में भी देखते हैं. बट अगर वो इजी टेस्ट है, आपको पता लग जाएगा ना इजी है. वो सारे क्वेश्चंस बुक से आए हैं. कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पता है कि ये डिफिकल्ट है ना. और प्रीवियस से क्वेश्चन में जब आपने जाके देखा तो उस डेप्थ में नहीं डिस्कशन हो रखा इकोनॉमी का. तो यू नो कि ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट लेवल पे बनाया गया है. तो उसके अंदर अगर आपके 60-70 भी आ रहे हैं तो उसमें डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है ना. तो मतलब इस एग्जाम में ना, मतलब आपका खुद का जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट. और वो प्रीवियस से क्वेश्चन से ही आता है ना. जब आप देख लोगे कि ठीक है इतने इन डेप्थ में तो मैपिंग पूछी ही नहीं है ना, इतने इन डेप्थ में नहीं पूछे हैं वाटरफॉल. एक क्वेश्चन पूछा है, अब उस एक क्वेश्चन के लिए आप 4 दिन बैठ के वाटरफॉल्स मैप कर रहे हो, वो सही नहीं है ना. और आप ऐसे टेस्ट के अंदर बुरा फील कर रहे हो जिसके अंदर बहुत सारे वाटरफॉल्स पूछे, रैंडम चीजें पूछी, वो नहीं. बट अगर आप बेसिन्स की चीजें गलत कर रहे हो, है ना, उन्होंने बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज वगैरह पूछी हैं और आप वो गलत कर रहे हो, वो गलत है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क हर बार आते हैं, वो गलत कर रहे हो. रामसर साइट्स हर बार आती हैं, तो वो फिर गलत है, ठीक है. तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो मार्क्स से ज़्यादा वो एनालाइज करो कि यार ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत बार आ रखा है, मैं इसको फिर भी गलत कर रहा हूँ अभी भी, है ना. वो चीज़ आप करो. 90 इज़ अ गुड स्कोर. बट अब मतलब हर का अलग अलग है. मतलब मैं तो ऐसे, बट मतलब यू शुड नॉट टेक इट वैसे बहुत सीरियसली मार्क्स को, बट यू शुड टेक इट वेरी सीरियसली. अगर आप एक बहुत ईजी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, एक ईजी क्वेश्चन जो आपकी किताब में था उसको आप गलत कर रहे हैं, एक ऐसा क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत बार आ रखा है उस थीम को आप गलत कर रहे हैं, दैट शुड बी मतलब टेकन सीरियसली एंड दैट शुड बी इम्प्रूव्ड अपॉन. अदरवाइज मार्क्स तो मुझे लगता है हो जाते हैं. मतलब बहुत बार आपके 60 भी आते हैं. मेरे तो GS1 में अभी आई थिंक एक मेंस के में 60 मुझे दे दिए थे. बट आई नेवर स्कोर्ड 16 GS1 मेंस, कभी भी नहीं. तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं. इट इज़ बस आपको खुद को ध्यान रखना है कि हाँ ठीक है, ये चीज़ पेपर में, एक्चुअल पेपर में कैसे आती है, कैसे उसको मार्क किया जाता है और आप कैसा कर रहे हैं. नहीं, डाउनफॉल आया मेरा, इसीलिए मैं 3 साल तक, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट CSE 2020 जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था. देन मतलब आई प्रिपेयर्ड फॉर 21, आई गेव इंटरव्यू 22, आई गेव इंटरव्यू 23, आई गेव इंटरव्यू. जिसके बाद मेरा एक्चुअली बहुत ही डाउनफॉल आ गया था, बिकॉज ऑफ विच आई डिड नॉट गिव 24, है ना. मैंने छोड़ दिया. आई स्टार्टेड, मैं काम भी करने लग गई थी. तो वो चीज़ें आ जाती हैं. एंड उसके बाद में बट 2-3 महीने बाद आप खुद को टाइम देते हो, है ना. तो इट्स अप टू यू. मतलब आपको खुद को स्ट्रेच करने की भी ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू फील के यू नीड टाइम, तो टेक योर टाइम. तो मैंने 24 में बोला टाइम लिया, 3-4 महीने मैंने खुद के लिए लिए. एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड फिर CSE 25 फॉर्चुनेटली बिकेम माई ईयर. तो हाँ, तो मतलब वो आपके खुद पे है. मतलब हमें खुद को ध्यान रखना है. इस एग्जाम में ना एक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो वन पाथ. कोई टॉपर आपको कुछ नहीं बता सकता कि यही आपका रास्ता है. आपकी खुद की मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, डिफरेंट टॉपिक्स की कैसी है, उसके बेसिस पे आप अपनी एक पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी बनाओ, है ना. और बस खुद पे भरोसा रखो और आगे चलते जाओ. एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि मतलब सब अच्छा हो जाएगा.
ठीक है, और किसी के कोई डाउट्स हैं? हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस? व्हाट सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, मतलब अच्छा, मेरे को मुझे लगता है मतलब डिस्ट्रैक्शंस आपको बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। जैसे कुछ डिस्ट्रैक्शंस आर एक्चुअली हेल्पफुल फॉर यू, जैसे मैं टीवी सीरीज आई एम ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग एन एडिक्ट, तो वैसा अगर है, बट इट हेल्प्स मी, मतलब मैं शाम में जब जाती हूँ तो दिन के एंड में मुझे वो अच्छा लगता है, मैं 1 घंटा देखती हूँ और उसके बाद में खाना खाती हूँ, इट हेल्प्स मी कूल डाउन, ठीक है, तो वो ठीक है 1 घंटा। बट जैसे आप दिन में आप मटर गश्ती कर रहे हैं दोस्तों के साथ में, है ना, तो इसके लिए क्या करना है कि आपको दिन के स्टार्टिंग में ही एक प्लान बना लेना है। मेरा आज का ये प्लान है, ठीक है, मुझे आज 8 से 9 घंटे पढ़ना है, इस इतने इतने से इतने टाइम में मुझे ये करना है, ठीक है। तो अब आपको, अगर आपको फिर आपने उस प्लान में बनाया फॉर एग्जांपल कि यार मुझे 4 से 5 के बीच में ये चीज़ करनी है, और टाइमर भी लेके बैठना है ना, टाइमर तो सब वो छोटे वाला टाइमर ना सब लेके बैठना, तो 4 to 5 आपको पता है 1 घंटे में मुझे इस काम करना है, तो मुझे नहीं लगता आप फ़ोन छेड़ोगे, है ना। फ़ोन आप तब छेड़ते हो जब आप मतलब थोड़ा सा लॉस्ट होते हैं, हम श्योर नहीं होते कि हमें इस टाइम में क्या करना है ना, तो आप फ़ोन नहीं छेड़ो, आप सोचो ना कि मुझे 5 बजे तक ये कंप्लीट करना है, उसको ट्राई करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपका बन रहा है, तो जो भी आपका ब्रेक था उसको आप प्रीपोन कर लो, उस टाइम पे ब्रेक ले लो आप, जो भी आपका आधे घंटे का ब्रेक था, है ना, आपका नहीं मन लग रहा, नींद आ रही है, सो लिए, थोड़ा सा चाय वाय पी के आ गए, ठीक है, बट वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधे घंटे के ब्रेक पे आप गए और फिर आप अपने दोस्तों के साथ, तो फिर आप वापस ही नहीं आ रहे, वापस ही नहीं आ रहे, फिर आप 2 घंटे बाद आ रहे हो, है ना, वैसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी वेरी मतलब it's very important to be honest with yourself in this preparation, है ना। And somebody told me a very important line when I started this preparation कि you have to be sincere in this preparation, not serious। ऐसा नहीं है कि आप हंस दोगे तो जी भगवान देख रहे हैं अब तो इसका सिलेक्शन बंद है, ठीक है, वैसा नहीं है। यू शुड लाफ, बी विद फ्रेंड्स, एंजॉय लाइफ ऑल्सो, बट यू शुड बी वेरी सिंसियर एंड ऑनेस्ट विद योर सेल्फ कि ठीक है मुझे आज इतने घंटे पढ़ाई करनी थी, मैंने करी कि नहीं करी, ठीक है, मैंने नहीं करी तो कल का मेरा टारगेट होना चाहिए कि वो 1 घंटा कल कॉम्पेंसेट होगा, ठीक है। एंड वो फिर आपकी जो ऑनेस्टी खुद से है, अपने परिवार से है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई थिंक जो आपके रियल फ्रेंड्स हैं वो आपके स्ट्रगल को एंड इस चीज़ को भी समझेंगे, एंड जो आपके मतलब अगर वो आपका अच्छा भला चाहते हैं तो वो एक्चुअली आपको टाइम देंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो उनको नो बोलिए, अपना आगे जाइए। जो भी आपका ब्रेक टाइम है उसको लीजिए, प्रीपोन पोस्टपोन जैसे भी आपको करना है, आपका फ्लो बना हुआ है उसको पोस्टपोन कर दीजिए कि ठीक है मैं बाद में ब्रेक लूंगी, बट जो ब्रेक का टाइम आपने सोचा था उतना ही लो। और कभी कभी यार हो ही जाता है कि हफ्ते में एक बार हमें लगता है आज हमें नींद आ रही है, तो ले लो, फिर जम के नींद ले लो, ताकि बट फिर कल पढ़ लेना, है ना, ऐसा नहीं कि बस अब हर दिन जम के नींद ही हो रही है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो वो है कि अब खुद का अपना अपना फिर बनाओ प्लान्स वगैरह, एंड प्लान से स्टिक करने की कोशिश करो मोस्टली, है ना। एंड वो हो जाता है, मतलब आई तो यूज टू फील मोटिवेटेड जब मेरा एक दिन का शेड्यूल फिक्स होता था और उसको मैंने कंप्लीट कर लिया ना, तो अगले दिन तो मैं और मोटिवेटेड होती थी। तो 1-2 दिन खुद को पुश भी करना पड़ता है कि यार आज का मैं शेड्यूल खत्म कर लेती हूँ। एक दिन आपने लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी करी ना और आपका बहुत अच्छे मार्क्स आए, आपको अचानक से अलग ही मोटिवेशन आएगा लाइफ में, ठीक है। तो वो चीज़ में खुद को पुश करना है कि यार आज मैंने तगड़ा मचा देना है पढ़ाई करके और फिर टेस्ट में मचा देना है, एंड क्रिएट दैट पॉजिटिव साइकिल, है ना, एंड गेट आउट ऑफ द विशियस साइकिल्स जिसकी हम बात करते हैं। मेंस इज आई थिंक द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, तो बहुत डिफिकल्ट तो रहता है, बट आप वही अगेन प्लान करिए कि जैसे मैं प्लान करती थी कि फर्स्ट 1.5 महीना मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, तो उसमें मैं, अब कुछ लोग होते हैं जो अपने हिसाब से एक दिन पूरा पॉलिटी करेंगे, ठीक है, उस पॉलिटी को खत्म करेंगे। मुझे ऐसा होता था एक दिन मैं पूरा एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकती हूँ, तो आई वुड डिवाइड दी डे इनटू कि मैं सबसे पहले अपना ऑप्शनल पढ़ती हूँ, उसके बाद जीएस पढ़ती हूँ, और शाम के अंदर जब मुझे टाइम मिलता था तो आई वुड डिस्कस एन ऐसे विद अ फ्रेंड, या मतलब ऐसे करके मैं मतलब किसी से डिस्कस कर लूँगी, या ठीक है जब भी मुझे नींद आ रही होगी तब मैं ऐसे एथिक्स की केस स्टडी लिख लूँगी, ठीक है। तो ऐसे करके छोटा 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 सिलेबस डिवाइड करो, जीएस में भी डिवाइड करो कि ठीक है अब मुझे जीएस 1 2 3 4 ऐसे करना है, 1 के अंदर मेरे को क्या सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड के अंदर आप वर्ल्ड हिस्ट्री से नहीं, शुड नॉट स्टार्ट, ठीक है, पोस्ट कंसोलिडेशन इंडिया से शुड नॉट स्टार्ट, यू शुड स्टार्ट आर्ट एंड कल्चर से जैसे स्टार्ट कर दिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छे आ जाते हैं, उसमें डायग्राम वगैरह बना सकते हो, स्कोर है, मतलब स्कोर करने का चांस रहता है। उसके बाद के अंदर आप हिस्ट्री से पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, ठीक है, तो ये सब फिर आप डिवाइड करके रखो कि इसको ज़्यादा टाइम दूंगी, इसको कम टाइम दूंगा, ठीक है, फिर जीएस 1 हो जाएगा, जीएस 2 3 4 ऐसे, ठीक है।
तो वो मतलब और फिर साथ-साथ में ऑप्शनल होता रहेगा। फिर ये भी डिसाइड करो कि अब मेरा जीएस-1 हो गया है तो इसका टेस्ट मैं बना लूँगी। तो वो आपको एक डिटेल प्लान बनाना पड़ेगा। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो कि मैं पहले ऑप्शनल खत्म कर लूँ। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि प्रीलिम्स देते हैं और प्रीलिम्स देते ही लग जाते हैं ऑप्शनल के। जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है तब तक बहुतों का भाई पेपर 1 खत्म हो चुका होता है। तो वो भी कर सकते हो कि मतलब क्योंकि ऑप्शनल काफ़ी टाइम से हाथ नहीं लगाया होता है ना, क्योंकि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में आप छोड़ देते हो, तो आप ऑप्शनल से भी चालू कर सकते हो। तो वो आप पे है, आप खुद देखो कि मेरा कौन-सा सब्जेक्ट ज़्यादा वीक लग रहा है, ऑप्शनल काफ़ी टाइम हो गया है हाथ लगाए, कुछ का ऑप्शनल जीएस से काफ़ी ओवरलैप करता होगा, तो थोड़ा बहुत तो याद होगा, थोड़ा बहुत नहीं होगा। तो ऐसे करके कि मेरा क्या वीक है, क्या नहीं है ना? तो इसलिए मैं बोल रही हूँ इस प्रिपरेशन के अंदर ना बहुत मतलब ये गाना जो है कि खुद की खोज में निकल, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि व्हाट यू नो और एंड व्हाट यू डोंट नो एंड बीइंग ऑनेस्ट विद दैट कि ठीक है, इतना मुझे आता है, इतना मुझे नहीं आता। तो जो नहीं आता है और वो इम्पोर्टेंट है तो उसको पहले हाथ लगाया, उसको पहले खत्म करने की कोशिश की, है ना? तो वो एंड मेंस इज ऑब्वियसली डिफिकल्ट, टैकल मतलब हैंडलिंग एवरीथिंग जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो उसमें आपको प्लान ही हेल्प करेगा। एंड मतलब आई थिंक मेंटर्स इसीलिए होते हैं अंकित सर से तो मेरा काफ़ी डिस्कशन होता था अबाउट कि क्या चीज़ पहले करी जाए, क्या चीज़ बाद में करी जाए, कैसे टेस्ट लिखे जाएँ। तो आप उनसे भी एक अपना प्लान बनवा सकते हो कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं है। हुँ, थोड़ा-सा That's हाँ जी। थोड़ा-सा समथिंग दैट रियली हेल्प्स मी इज़ कि मेरा थोड़ा साइंस बैकग्राउंड रहा है, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरी रही है। उसके बाद में एनसीईआरटी जो है आपकी 12th की बायो, उसके मैंने 4 चैप्टर्स के नोट्स भी बना रखे थे प्रीलिम्स के लिए। एंड आई थिंक साइंस एंड टेक में उसके अलावा जो आपकी टेक्नोलॉजी वगैरह चल रही है अभी इन न्यूज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके एआई और क्वांटम और ये सब जो मतलब आपके मेंस के टॉपिक की जो आप पढ़ते हो ना, उनकी एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ब्लॉकचेन वगैरह क्या होता है, वेब 3 क्या होता है ना? उसके बाद में आई थिंक हो जाएगा। मैंने ऐसे कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन मुझे नहीं लगता करी थी। मंथली करंट अफेयर मैगजीन जो मैं बता रही हूँ है ना, उसको आप कवर करते रहो, उसमें साइंस एंड टेक का तो पोर्शन आता ही है हर बार। तो उसको कवर करते गए तो बेसिक बेसिक आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक हो जाते हैं। उसके बाद में 12th एनसीईआरटी एंड फिर जो मैं बता रही हूँ कि मेरा तो थोड़ा बैकग्राउंड है, तो मैंने इतना ज़्यादा ये विल नॉट बी एबल टू टेल कि कैसे करा, अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो। दूसरा आपने क्या पूछा था, एनवायरनमेंट? scientific and environment. एनवायरनमेंट आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं, मेंस के? दोनों के पर्सपेक्टिव से बता दीजिए। ठीक है, अब प्रीलिम्स के अंदर तो आई डिड शंकर आईएएस की बुक मैंने करी थी। एंड प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है एनवायरनमेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज पीवाईक्यू। जो ये नेशनल पार्क्स वगैरह होते हैं ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शंस में आते हैं, वो बहुत बार अगले साल क्वेश्चंस के फॉर्म में आ जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उनको जानते हो, ठीक है? अगर पहले कभी आया है कान्हा नेशनल पार्क, तो आपको पता होना चाहिए वो कहाँ है, उसकी फ्लैगशिप कोई कीस्टोन ऐसी स्पीशी है कि नहीं है, ठीक है? तो उसके बारे में थोड़े बहुत नोट्स बना लिए, ठीक है? और उसके अलावा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी आए हैं, उसमें आपने उसका आंसर ढूँढ लिया, बट उसको आप चैट जीपीटी पे भी सर्च कर सकते हैं, सो दैट यू आर वन स्टेप अहेड कि इसी थीम से आ जाएगा। क्योंकि थीम्स बहुत रिपीट होती हैं, ठीक है? तो वो कोशिश करनी है कि वो हो जाएँ। बाकी तो आई नो कि ये टॉपिक्स वो हैं जिसके बारे में यू आर ऑलवेज़ अनश्योर कि Confused. मैं इसको कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी। एंड दैट इज़ व्हाई आई सजेस्ट कि मतलब पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब एकदम बेसिक टॉपिक्स हैं, बुक्स डिफाइंड है इनकी। एंड इसमें गलती नहीं करो, स्टैटिक अपना बढ़िया रिविजन करो। एंड इन सब में से अगर आप 50-50% टाइप हिला लेते हो, मतलब कर लेते हो ना, तो फिर आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है? कंप्लीटली तो मुझे नहीं लगता ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि किए जा सकते हैं। बहुत ही वास्ट है, साइंस एंड टेक भी बहुत वास्ट है, एनवायरनमेंट भी बहुत वास्ट है। बट जैसे मैंने बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस बना लिए और उनमें 1 स्टेप 2 स्टेप आगे जाके देख लिया, ठीक है? कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे इस बार जो क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं आ रहा उसका, अबाउट एनवायरनमेंट क्लीनिंग से रिलेटेड था, रेमेडिएशन का क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, तो वो वाला ऐसा था कि मैंने चैट जीपीटी से ही सर्च किया था, उसका क्वेश्चन आंसर मुझे आता भी था, सिंपली बिकॉज कि वो प्रीवियस ईयर की ही थीम थी। बस एक स्टेप आगे जाके आपको कोशिश करना है कि आप उसके बारे में सर्च करें, थोड़ा पढ़ लें। इससे जैसे मैं बोल रही हूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, थोड़ा बहुत आप एलिमिनेशन से कर पाते हो उसको, कि आप कर लो। बाकी नहीं है, मुश्किल है ये, बट बेसिक्स कर लो शंकर आईएएस वाली बुक से। एंड सेकेंडली करंट अफेयर्स जो आपके ऑल थ्रू आउट चल रहे हैं, पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस। हाँ, थैंक यू मैम। वेलकम। जो आप पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस बता रहे हैं उसमें जो नोट्स भी है उनके बना लेनी चाहिए। जैसे एनवायरनमेंट में मुझे नया एनिमल मिला या उसके कुछ फैक्ट्स नए मिले तो उनके भी नोट्स बना लेनी चाहिए, या फिर सिर्फ आपके ध्यान में रहे उस तरह से?
जैसे आप एनवायरनमेंट का बता रहे थे अभी? नहीं, नोट्स बना लो आप ना। जैसे आपको न्यूज़पेपर में कोई नया एनिमल मिला उसकी बात कर रहे हो? नहीं, जो पीवाईक्यू में स्पेसिफिकली हाँ, उन्होंने हाँ। हाँ, इन्फॉर्मेशन हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर कोई एनिमल आ रहा है, कोई भी स्पीशी कोई भी नेशनल पार्क किसी की भी बात हो रही है, तो उसके आपको नोट्स बना लेने हैं। उसके बारे में मतलब आपके पास एक आधा पेज टाइप नोट होना चाहिए कि कहाँ पे है, जैसे मैंने बताया इसका ओवरऑल इसके अंदर क्या क्लाइमेट रहता है, ठीक है? इसके अंदर से कोई रिवर तो नहीं जाती है ना? इसके अंदर कौन-कौन सी मेजर स्पीशीज़ हैं, इस इतना नोट्स बना लेने हैं इसके। अगर आप स्पीशी की बात कर रहे हैं, तो ये कैसी स्पीशी है, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, कहाँ-कहाँ पे ये पाई जाती है, किस क्लाइमेट के अंदर ये रहती है। तो ये सब नोट्स तो बनाने हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ आ गया है ना, तो इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इट्स इन दी एकदम यूपीएससी की आईसाइट में वो वापस आ सकता है, ठीक है? तो वो तो आपको पक्का नोट्स बनाने चाहिए। मतलब पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी कर सकते हो और अटेम्प्ट करते-करते फिर उसके सॉल्यूशंस बनाओ। एनवायरनमेंट में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, बाकी सब में भी है, बट मुझे लगता है एनवायरनमेंट ऐसा टॉपिक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। मैपिंग, एनवायरनमेंट, इन सब के क्वेश्चंस होते हैं, रिपीट होते हैं। थैंक यू। वेलकम। और किसी को कोई डाउट है? आई होप कि थोड़ा सा हेल्प हुआ हो, है ना? हेल्प से ज़्यादा आई जस्ट वांटेड दिस सेशन कि मतलब आप लोग को कॉन्फिडेंस आए, ठीक है? कि मतलब हो जाती हैं चीज़ें, इवेंचुअली सिलेक्शन हो जाता है। बहुत बार हमें बहुत दूर लगता है कि कभी होगा ही नहीं, कभी कभी नहीं निकलने वाले यहाँ से। तो वैसा सोचना बिल्कुल नहीं है, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखना है। एंड वो भरोसा तभी आएगा जब आप कंसिस्टेंटली पढ़ते रहोगे एंड प्रिपेयर करते रहोगे, टेस्ट वगैरह जो बेसिक स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करोगे, एंड यू विल गेट थ्रू, है ना? ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू प्रियंका फॉर इनलाइटनिंग आवर स्टूडेंट्स। इस बार थोड़े सेंसिबल क्वेश्चन भी पूछे इन लोगों ने एज कम्पेयर टू द प्रीवियस सेशन, बट एज शी सेड कि गिव अप नहीं करना है, राइट? और अपने आप को चैलेंज करते रहना है हर दिन। पुश योर सेल्फ टू स्टे मोटिवेटेड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज वॉट वी सॉ इन हर मेन्स प्रिपरेशन ऑल्सो ड्यूरिंग द टाइम शी वॉज हियर विद अस। को कभी भी गिव अप नहीं करती थी। जो टारगेट दे दिया अंकित सर ने, वो टारगेट पूरा होके ही आता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, राइट? सो दिस इज वॉट यू हैव टू डू। जो आप लोग बहुत सारे बहाने बनाते हैं, लेट्स स्टॉप डूइंग दैट ओवर द नेक्स्ट 2.5 months, whatever is left with us, ठीक है? फिर मेंस की तो करेंगे ही। मीनवाइल वी हैव अ लिटिल समथिंग फॉर प्रियंका हियर।